हेलो एवरीवन, एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। फिनकट के सीईओ एंड फाउंडर तनवीर आलम सर के साथ पॉडकास्ट का पार्ट 1 आप देख चुके हैं। पार्ट 2 में आप ये देखने वाले हैं कि अगर आपका टारगेट 3 करोड़ है, आप चाहते हैं इन फ्यूचर आपके पास 3 करोड़ की रकम आए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। होराइजन हमने उनसे समझा है कि अगर किसी के पास 15 साल हैं और वहीं किसी के पास 7 साल हैं, तो वो कैसे 3 करोड़ की रकम हासिल कर सकता है। स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्लियरली उन्होंने बताया है। इसके अलावा ये भी उन्होंने बताया है कि गोल्ड एंड सिल्वर के बाद सबसे ज्यादा निवेश जो हम भारतीय करते हैं प्रॉपर्टी में, वो कितना सही है। 2026 में आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, पार्ट 2 में आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। और क्योंकि ये एक्सक्लूसिव जानकारी आप लोगों तक पहुंच रही है, इस पॉडकास्ट चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पार्ट 2 ये है, पार्ट 1 आप पहले ही एंजॉय कर चुके हैं। और चलिए अब मिलकर के स्वागत कर लेते हैं तनवीर आलम सर का। आपके जवाब से ही मेरे मन में एक सवाल है, लेकिन उसके पूछने के पहले, क्योंकि ये चीज़ मेरा पूछना रह गया कि मुझे 15 साल में 3 करोड़ चाहिए, तो कितना निवेश करना है आपने बता दिया, 60,000 रुपया। अब ये 15 साल का जो टाइम फ्रेम है, मैं इसको कम कर देती हूँ और 7 साल कर देती हूँ, आधा कर देती हूँ। वेरी गुड क्वेश्चन। ये आप जब मुझे इसका जवाब बताएंगे ना, तो मुझे दूसरा सवाल पूछना है जो याद आया, मैं वो पूछूंगी। 15 साल की जगह 7 साल में मुझे 3 करोड़ रुपया चाहिए, कितना निवेश करूं? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोगों ने पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात की है। हाँ। पावर ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्टिवली करता है काम टाइम होराइजन 5 ईयर एंड अबव के ऊपर। लेस देन 5 ईयर पावर ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्टिवली आपके फेवर में काम नहीं करेगा। तो इसीलिए अगर 5 साल से नीचे के गोल है, आपको फोकस करना चाहिए रिटर्न पर नहीं, आपने कैपिटल को कैसे प्रिजर्व करेंगे। अब 7 साल का टाइम होराइजन कम है, सेम गोल है तो आपका 3 करोड़ रुपये। पता है आपको आपको निवेश 60,000 रुपये नहीं, आपको निवेश 2,40,000 रुपये करना पड़ेगा पर मंथ। इतना कमाते हैं आप? तो आपकी क्या हो गई, आपका प्रेशर बढ़ गया। हाँ। आपको सेविंग करने का प्रेशर बढ़ गया। और उसके अलावा फिर आप या तो आप 2,40,000 निवेश करेंगे, या तो आप उल्टे सीधे रास्ते इन्वेस्टमेंट ढूंढेंगे कि मैं रिटर्न जैसे कैसे ज़्यादा कमा, वो भी चला जाएगा जो है। और फिर तो रिस्क बढ़ जाएगा। और जब रिस्क बढ़ता है तो आपकी कैपिटल भी टूट सकती है। तो वही है ना कि मुझे अब यहाँ से सपोज आगरा जा रहा हूँ, मुझे मालूम है कि मैं 3 घंटे में आराम से 3.5 घंटे 4 घंटे में ट्रैवल करके जाऊँगा। लेकिन अब मैं बोलूँगा नहीं, मुझे 2 घंटे में ट्रैवल करना है, तो मैं रेकलेसली ड्राइव करूँगा ना। हाँ। और चांसेस ऑफ एक्सीडेंट क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। हाँ। यही होगा। दिस इज एग्जैक्टली विद इन्वेस्टमेंट, आप फेस करेंगे। अब मुझे ये बताइए कि 15 साल जब मैं निवेश करूंगी और मुझे 3 करोड़ चाहिए, तो आपने बता दिया कि 60,000 रुपया इन्वेस्ट करो और 12% के रिटर्न के हिसाब से तुम्हें 15 साल में इतना पैसा मिल जाएगा। ये 15 साल में भी 12% ही क्यों कहा आपने? मैं तो चाहती हूँ मुझे 18% मिले, 20% मिले। मैं तो चाहती हूँ मार्केट 12% दे रहा है, लेकिन क्योंकि मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं अपने आप को एक्सपर्ट समझ रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ मैं तो उधर निवेश करूँगी ना जहाँ 30% आ रहा है, क्योंकि मार्केट में ऐसे शेयर भी हैं, ऐसे स्टॉक हैं जो 30% तक रिटर्न दे रहे हैं। ये 15 साल में भी आपने 12% क्यों कहा? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, मैं सिंप्लिसिटी में बिलीव रखता हूँ और इसका मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा। मैंने ये 12% एडहॉक नंबर ऐसे नहीं लिया। आप आने वाले 15 साल में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इंडिया के जीडीपी, आपके हिसाब से क्या जीडीपी ग्रोथ करेगा? मैं तो ज़्यादा बताऊंगी, फिर व्यूअर कहेगा कि ये तो मैं आपके लिए बिटवीन 6 and 7% रियलिस्टिकली पाते हैं। अब मैंने बोलता हूँ 8%, 6 से 7% रियलिस्टिक ग्रोथ है। अब मान लीजिए 6 से 8% ये रहेगा। ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड इन्फ्लेशन मेरे ख्याल से 5 से 6% रहेगा आराम से। तो रियल जीडीपी 6 से 7 होता है, इन्फ्लेशन आपके 5 से 6 है। आप दोनों को ऐड करेंगे ना, अप्रॉक्सीमेटली नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है 12% का। तो ये है मेरा रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस, ये फॉर्मूला है। अब इसके ऊपर आपने किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, वो फंड मैनेजर काबिल है, तो उससे 1-2% एक्स्ट्रा रिटर्न देगा, तो वो 14 हो सकता है बस। तो ये लॉन्ग टर्म में ये रियलिस्टिक है। मैं व्यूवर्स के लिए पूछ रही हूँ कि उनकी दिमाग थोड़ा खुले। अगर 12 के बाद आपने बढ़ा के भी 14 किया, तो उनकी भी दिमाग की बत्ती जले कि 18%, 20%, 22% का वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो सस्टेनेबल नहीं है। वो सस्टेनेबल है, वो कब सस्टेनेबल है, जब आपके भाई इन्फ्लेशन भी बहुत हाई है और जीडीपी भी बहुत हाई रेट से ग्रो कर रहा है। और कभी कभी भी क्या होता है ना, जैसे मैंने कहा कि स्टॉक मार्केट जो है आपको साइकिल में देता है, कुछ
बहुत अच्छे पीरियड रहेंगे। तो अभी कोविड के बाद पीपल गॉट लकी, बट ये सस्टेनेबल है? आंसर इज नो। ऑन द कॉन्ट्री, मेरा सबसे बड़ा फेयर है कि आप देखेंगे चाइना 2017 के बाद में उस चाइना का उस मार्केट पीक अभी तक नहीं आया। चाइना भी अच्छी ग्रोइंग इकोनॉमी है। हाँ। इंडिया में भी देखेंगे 1994 से 2004 तक, बीच में 2000 में थोड़ा सा हल्का सा पीक आया अगर, बट उसके बाद 4000 से छूट 6000 किया, वापस उस 3,500 के लेवल में आ गया सेंसेक्स। तो 10 साल की पीरियड तक मार्केट डिड नॉट गिव रिटर्न। सो मेरा कहने का ये अर्थ है कि इंडिया में ना वो सिनेरियो हम लोगों ने देखा नहीं, लेकिन शायद वो सिनेरियो आना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अब जो है इंडिया में SIP बुक जो है 30,000 करोड़ का हो गया है। आने वाला समय हो सकता है कि 50-60 लाख करोड़ का हो जाए, मुझे इस पर सरप्राइज़ नहीं है। हाँ। अगर इतना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लो रहेगा पैसे का तो मार्केट को उस लेवल में आना दिक्कत है। लेकिन एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना कि मैं मार्केट से 18% मिलेगा, वो भी एक गलत है। तो मैं एक सिंपल थंब रूल मैंने जो दिया है, ये एक फेयर एक्सपेक्टेशन है मार्केट का। आप इसमें बने रहेंगे ना, आपको निराशा कम होगी, और आप हो सकता है फिर वो इन्वेस्टमेंट को ऊपर नीचे नहीं करेंगे, एग्जिट नहीं करेंगे, आप उस पर बने रहेंगे थोड़ा सा। थोड़ा मैं प्रॉपर्टी के बारे में भी आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि इंडियन सबसे ज़्यादा गोल्ड के बाद अगर कहीं निवेश करते हैं तो वो प्रॉपर्टी में करते हैं। मैं हज़ारों ऐसी फैमिलीज़ को जानती हूँ, मतलब लिटरली मैं हज़ारों वर्ड यूज़ कर रही हूँ, जिन्होंने एक घर बना रखा है जिसमें वो रह रहे हैं, लेकिन शायद कभी हमें सुनना बहुत अच्छा लगता है कि हमारे पास 2 प्रॉपर्टी है, 3 प्रॉपर्टी है। कभी हमें ये लगता है कि रेंटल इनकम हमें उससे मिल जाएगी, कभी हम ये देखते हैं कि प्रॉपर्टी का दाम इतना भाग रहा है कि उधर इन्वेस्ट करना ठीक है। आपके लिहाज से अगर मैं समझूं तो गोल्ड में निवेश तो आप मना करें या जैसे भी करें, लोगों को करना ही है जितना करना है, प्रॉपर्टी में निवेश कैसे करना है? देखिए, प्रॉपर्टी में ना इंडिया में रेंटल यील्ड कम है। जैसे रियल एस्टेट अगर रेसिडेंशियल लेंगी, रेंटल यील्ड 2 से 2.5% है। कमर्शियल लेंगे तो 5-5.5% का रेंटल यील्ड आएगा। तो कंजम्पशन के लिए खुद रह रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है, उस पर मैथ्स मत लगाइए, क्योंकि अगर वो उसमें मैथ्स के जाएंगे ना तो आपको लगेगा कि रेंटल यील्ड में जो 2% 2.5% में मिल रहा है, होम लोन में जो 8% में मिलेगा, उससे बेटर मैं रेंटल में ले लूँ। मैथ्स यही कहेगा, बट लेकिन देखिए घर मैथ्स से नहीं चलता, वो एक इमोशंस है, आपका सेफ हेवन है, तो कंजम्पशन के लिए बिल्कुल रहने चाहिए। अब रही इन्वेस्टमेंट की बात, अब इन्वेस्टमेंट के लिए मैं इंडिया में प्रेफर नहीं करूँगा। अगर आपको कोई इंडिया के बाहर भी अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पर रेंटल यील्ड ज़्यादा हो, जैसे कि अगर मान लो अभी रेंटल यील्ड दुबई वगैरह में ज़्यादा है, कुछ लोग निवेश कर रहे हैं, बिल्कुल करिए। देखिए, निवेश आपको मैथ्स देखना चाहिए कि कहाँ है। लेकिन देखिए, मैं रियल एस्टेट का एक दो जो पहलू है ना जो मुझे थोड़ा सा बॉदर करता है, क्योंकि ये फिजिकल ब्रिक एंड मॉर्टर है ना, हम उसको फील कर सकते हैं, उसको हम सेफ समझते हैं, ठीक है। बट आप नोटिस करेंगे ना, रेंटल प्रॉपर्टीज़ का चैलेंज क्या है, उस पर वेयर एंड टेयर। ओके, अब वेयर एंड टेयर है, टैक्सेशन है, बहुत से टाइम वो खाली रहेगा, लिक्विडिटी नहीं है कि आप जब बेचना चाहे नहीं बिकेगा, ठीक है। ये सब चैलेंजेस हैं। और इंडिया में कुछ लोग कैश पे भी डीलिंग करना चाहते हैं, ये सब हैसल है, और हर आदमी की बस की बात नहीं वो कैश डील करे, ठीक है। तो ये सब हैसल्स है। तो मैं ये इमोशनल बाइंग के पर्सपेक्टिव से लोग करते हैं, बट अगर रियलिस्टिकली देखेंगे ना तो रियल एस्टेट के बराबर या उससे बेटर रिटर्न और भी अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ने दिया है, जहाँ पर सेफ्टी है, लिक्विडिटी भी है और रिटर्न भी है। तब इन्वेस्टमेंट करते हैं आप ये 3 चीज़ें, सेफ्टी, लिक्विडिटी, रिटर्न, ये तीनों चीज़ आपको दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में मिलेगी, म्यूचुअल फंड वगैरह में, डायरेक्ट रियल एस्टेट के मुकाबले। तो मेरे ख्याल से लोगों को ये देखना चाहिए, ना कि इमोशनली सिर्फ इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है। मुझे ये भी समझना है कि मैं ज़्यादातर ये क्यों देख पाती हूँ कि मार्केट जितना रिटर्न दे रहा होता है, ज़्यादातर लोगों के फंड्स उससे कम रिटर्न दे रहे होते हैं।
मार्केट 15, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि मार्केट अगर 10 से 12% दे रहा है तो मेरी एक्सपेक्टेशन तो ये है कि मुझे 18 से 20% मिले। पर वो क्या वजह है कि ज़्यादातर लोगों को 12% छोड़ दीजिए, 10%, 8%, कभी कभी 7% रिटर्न भी मिल रहा है। वेरी गुड। इसे कहते हैं बिहेवियर गैप। अगर मार्केट ने आपको रिटर्न ज़्यादा दिया है, आपके रिटर्न कम है, ये गैप को कहते हैं बिहेवियर गैप। और वो क्यों होता है? क्योंकि हम लोग अपने एक तो प्लानिंग के जरिए निवेश नहीं करते हैं, वी बाय अ प्रोडक्ट, वी डोंट इन्वेस्ट एज पर अ प्लान। हम अपने गोल्स के लिए निवेश नहीं करते, हम वो वाई को आंसर नहीं करते कि मैं निवेश क्यों कर रहा हूँ। अगर मैं निवेश कर रहा हूँ अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, उसका हायर एजुकेशन के लिए, तो मैं उसे हर मार्केट कंडीशन में निवेश करूँगा, क्योंकि उसकी फ्यूचर का सवाल है, ना कि मैं मार्केट के उतार चढ़ाव के लिए निवेश करूँगा। ठीक है? क्योंकि आप प्रोडक्ट बाय करते हैं और उस मार्केट को बाय कर रहे हैं, तो मार्केट के बाय एंड सेल को आप उससे बिहेव करते हैं। लेकिन आप गोल्स के लिए निवेश करेंगे, आप उस गोल पे बने रहेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम है कि लोग उस गोल पे बने रहते हैं, उस निवेश में बने नहीं रहते। जब मार्केट अगर अच्छा समय होता है, आप सिल्वर का ले लीजिए, सिल्वर जब नीचे था किसी ने बाय नहीं किया, लेकिन अब जब बढ़ गया तो सब लाइन लगा के खड़े सिल्वर बाय करेंगे। तो ये टिपिकली बाइंग ऑन हाई एंड सेलिंग ऑन लो बिहेवियर है। ठीक है? दूसरी बात है पैनिक कर जाना। जो आप पैनिक करते हैं तो आप गलत डिसीजन लेते हैं, क्योंकि अगर आप गोल पे बने रहेंगे तो शायद आप पैनिक नहीं करेंगे। तीसरी बात यह है कि आप ये डिसिप्लिन मेंटेन रखना बहुत डिफिकल्ट हैबिट है। आपको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा कि आई वांट टू बी डिसिप्लिन। देखिए, हर लोग न्यू ईयर में भी रेजोल्यूशन लेंगे कि मैं फिट बनूंगा, हेल्दी बनूंगा, लेकिन ये रेजोल्यूशन 10-15 दिन से ज़्यादा नहीं क्यों नहीं टिकता है? क्योंकि योर माइंड प्रेफर्स फैंटेसी ओवर फ्रिक्शन। ओके, आप वो एक्सपेक्टेशन में चले जाते हैं। एक्सपेक्टेशन अच्छा है मार्केट का, बट लेकिन क्या है कि उसको आपको जो उसकी हार्ड रियलिटी समझनी चाहिए कि मार्केट विल गो थ्रू अप एंड डाउन। अगर आप उस वोलेटिलिटी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो आप कम रिस्क की प्रोडक्ट में डालिए। वोलेटिलिटी इज़ अ फ्रेंड, नॉट एन एनिमी। ऐसे मार्केट कंडीशन में आप ज़्यादा एक्यूमुलेट करेंगे, और जब मार्केट चलेगा, क्योंकि इंडिया ग्रो करेगा, मार्केट ग्रो करेगा। आप हिस्टोरिकली देख लीजिए, मार्केट कोविड से गुजरा, 2008 के क्राइसिस से गुजरा, वी हैव फेस कितने वॉर, कारगिल वॉर, रशिया यूक्रेन, कितने वॉर्स आए, सब गए, उसके बावजूद वी हैव गिवन रिटर्न, राइट? तो ये प्रॉब्लम, अनसर्टेनिटीज आएंगी, लॉन्ग टर्म में मार्केट ग्रो करेगा। आप ये अगर अपने आप को ट्रेन कर पाते हैं, आप आराम से पैसा बनाएंगे। सो मार्केट में दो चीज़, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, और ये हैबिट क्रिएट्स वेल्थ, नॉट इंटेलिजेंस। मैं एक चीज़ और समझना चाहती हूँ, और मुझे लगता है मैं हर एक्सपर्ट से ये सवाल पूछ के और अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश में हूँ, कि जब मैं लॉन्ग रन में देखती हूँ, आप भी यही कह रहे हैं, सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में आप बहुत पैसा नहीं बना पाते हैं, कोशिश कीजिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए। जब मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करती हूँ और मैं पुराना डेटा निकाल के देखती हूँ, तो मैं ये देखती हूँ कि गोल्ड तो ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। 2010 से 2025 जब मैंने 15 साल कंपेयर किया, तो मैंने ये पाया कि मार्केट तो मुझे 10% रिटर्न दे रहा है, लेकिन गोल्ड ने मुझे दिया 13% रिटर्न। अब गोल्ड में उतार चढ़ाव भी कम है, गोल्ड ज़्यादा सेफ माना जाता है, गोल्ड ने मुझे मार्केट से ज़्यादा रिटर्न भी दिया है। एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए तुम इन्वेस्ट करो, तो वो भी फिर तो मैं कर सकती हूँ गोल्ड में, और लॉन्ग टर्म में हमेशा ही गोल्ड ने मार्केट से ज़्यादा रिटर्न दिया। ये मुझे हिस्ट्री बता रही है, डेटा मुझे बता रहा है। तो मैं क्यों ना फिर ज़्यादा पैसा गोल्ड में डालूं, कम पैसा म्यूचुअल फंड में डालूं, बजाय उसके जो आप लोग बताते हैं कि ज़्यादा पैसा 60% म्यूचुअल फंड में डालो, 10 और 15% गोल्ड में डालो। जिधर कम उतार चढ़ाव, वोलेटिलिटी जिधर कम, जो ज़्यादा सेफ है, जो ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, उसको क्यों कम चूज करने को कह रहे हैं आप? ये डेटा एट टाइम्स कैन बी मिसलीडिंग, ओके। और डेटा अगर आप थोड़ा से बारीकी से देखेंगे ना, आप ये गोल्ड का रिटर्न रशिया यूक्रेन वॉर से पहले देखिए। अगर आप सेम पीरियड लीजिए, हाँ,
20-25 साल जो भी टाइम होराइजन लेना चाहती है लीजिए, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर के पहले तक आप नोटिस करेंगे कि गोल्ड का जो रिटर्न है इट्स बिटवीन 8 to 10%। इट इज़ रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद जो गोल्ड भागा है और अब हिस्टोरिकल रिटर्न कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा। ये एक डिसप्रपोर्शनेट रिवॉर्ड है आपका फॉर द रिस्क ऑफ दैट वॉर। ठीक है, इसी वजह से डेटा मिसलीडिंग लग रहा है। ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड आप देखेंगे ना, आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड और इक्विटी मार्केट विल ऑलवेज आउट परफॉर्म रियल एस्टेट एंड गोल्ड इन दैट पीरियड। अब ये रशिया यूक्रेन का वॉज अ जैसे ब्लैक स्वॉन सिनेरियो कहेंगे ना कि सेंट्रल बैंक इज अग्रेसिवली बाइंग गोल्ड बढ़ गया। अब हो सकता है आने वाले समय में बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी अच्छा करे। हालांकि आई एम नॉट एन इन्वेस्टर, मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, बट माई जो मैक्रो इकोनॉमिक नॉलेज जो मेरा कहता है कि हो सकता है आने वाले समय में क्रिप्टो करेंसी अच्छा करेगा। उसका मैं रीज़न भी बताऊँगा आपको। हाँ प्लीज़। अब प्लीज़ इन्वेस्टर से ये है कि वो ब्लाइंडली इन्वेस्ट ना करें। राइट। ठीक है, हाँ, मैं मेरा कोई एक्सपोजर नहीं है तो मैं नहीं कहना चाहता हूँ। हाँ। देखिए, क्योंकि गोल्ड अग्रेसिवली बढ़ा है, जो ये मेरा मानना है कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जैसे कि इंडिया, पूरा ईस्टर्न कंट्री, मिडल ईस्ट, रशिया, चाइना, इसके पास गोल्ड ज़्यादा है। तो आपको शायद पता नहीं है, इंडिया की हर एक हाउस होल्ड हैज़ बिकम रिचर। आप सपोज लीजिए, आप बहुत से फैमिलीज हैं जिन्होंने 3,000 रुपया 4,000 रुपया में वो गोल्ड खरीदा हुआ है। हाँ, हर परिवार भारत का ऐसा है। ठीक है ना। हाँ। आज वो आप 1,30,000 की बात कर रही हैं, 1,20,000 की बात कर रही हैं, तो इमेजिन एक हाउस होल्ड वेल्थ कितना बढ़ गया। ठीक है, हाँ। बढ़ गया। सेम कंपैरिजन में इफ़ यू गो लुक एट अमेरिका, अदर ईस्टर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, उन लोगों ने गोल्ड बैन कर दिया था, उन्होंने गोल्ड अक्यूमुलेट नहीं किया। गोल्ड बैन भी कर दिया था बीच में। अच्छा। काफ़ी 80s-90s में वो गोल्ड थोड़ा सा वहाँ पर अक्यूमुलेशन के बैन था। सो नाउ अगर आप नोटिस करें, ठीक है ना, दे विल फील लॉस्ट कि मैं तो आई हैव लॉस्ट आउट। दे विल स्टार्ट प्रमोटिंग डिजिटल करेंसी। ओके, सो दिस इज व्हाट माय फिलॉसफी सेज। आई मे बी रॉन्ग, बट दिस इज व्हाट आई फील कि ये एक्चुअली रियलिटी हो सकता है। सो दीज आर ऑल जियोपॉलिटिकल आउटकम। तो आप उससे लेके गोल्ड को स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते रिटर्न को, तो यू हैव टू मेक इट एक रैशनल डालना चाहिए। देखिए, मैं रिटर्न या प्रोडक्ट इन्वेस्ट करता हूँ उसके रैशनल। अब तक मैं क्रिप्टो में इसलिए नहीं इन्वेस्ट किया क्योंकि मुझे उसको वैल्यूएशन का रैशनल नहीं मिल रहा। जिस दिन मुझे उसका वो मिल जाएगा तोड़, मैं इन्वेस्ट करूँगा। कभी नहीं मिल पाएगा मुझे लगता है। नहीं, उसको आपको डिफरेंट नज़रिए से, उसको प्योर टेक्निकल पर्सपेक्टिव नज़रिए से देखना पड़ेगा। फंडामेंटल उसमें वैल्यूएशन नहीं डाल सकते आप। जैसे गोल्ड फंडामेंटली वैल्यू नहीं कर सकते आप। गोल्ड का कोई फंडामेंटल फॉर्मूला नहीं वैल्यूएशन। अब स्टॉक मार्केट, स्टॉक जब डायरेक्ट स्टॉक लेते हैं, हाँ। उसका एक कंपनी की वैल्यूएशन आप निकाल सकते हैं। हिस्टोरिकल इनकम लेके फिर आपको फोरकास्ट करके ये क्या ग्रो करेगा, उसके डिस्काउंटेड कैश फ्लो के हिसाब से आप उसकी एक वैल्यूएशन ड्राइव कर सकते हैं। ये वैल्यूएशन इज़ फेयर वैल्यू। अब मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन गोल्ड पे और क्रिप्टो में वो कोई फॉर्मूला नहीं दे सकता। पर फिर भी गोल्ड का मुझे ये तो पता है कि कल दिन गायब नहीं हो जाएगा। हाँ, कल दिन हो नहीं हो ऐसा नहीं हो जाएगा। क्रिप्टो में सर हम एक बिटकॉइन छोड़ दें और इथेरियम छोड़ दें तो बाकी सब तो जीरो हो ही गए। पता नहीं कितनों ने कहाँ इन्वेस्ट किया। बिल्कुल, बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट है। हाँ, तो गोल्ड में कम से कम ये तो नहीं होगा ना। अच्छा, गोल्ड में 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट तो हो सकता है। अब तो ज्वेलरी की अगर मैं बात करूँ तो एनीवेज वो 14 कैरेट में भी बनने लगी है। लेकिन बिटकॉइन, इथेरियम और तमाम तरह के जो ऐसी करेंसी हैं, डिजिटल करेंसी, वो तो कहाँ है, कहाँ नहीं है, क्या नाम है, कल तक थी नहीं थी, ये तो डिफरेंस है बड़ा। बिल्कुल। इनफैक्ट इतने मैं अपने आप को एक सैवी इन्वेस्टर मानता हूँ। इसके बावजूद मैंने नहीं इन्वेस्ट किया, कोई रीज़न होगा। हाँ, ठीक बात है। ठीक है। हाँ, मैं वही दर्शकों को कहूँगा कि देयर इज, देखिए मैं सिंपल कहता हूँ, आप नॉर्मल कार के लीजिए। एक कार आप कहीं भी जा रहे हो ना सिटी में, 60 के स्पीड से चलाए भी रहे ना, तो आप आराम से पहुँचेंगे। अब बहुत रैश ड्राइविंग करेंगे ना, ओवरटेक करेंगे, लेफ्ट राइट करेंगे, आप एब्सोल्यूट डिफरेंस 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक बात है। ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि अगर आप सेफ खेल रही हैं
और पोर्टफोलियो का आपका एसेट एलोकेशन है, इक्विटी में है, डेट में है, गोल्ड में, एक बैलेंस पोर्टफोलियो है, उसमें आप नोटिस करेंगे कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच गई हैं, आराम से पहुंच गई है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे बाय सेल करेंगे, यू रियलाइज़ कि आपने वो रिटर्न भी गंवा दिया और आपको दिक्कत होगी पहुंचने में, एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाएंगी, ये सब प्रॉब्लम्स आएंगे आपको। तो सिंप्लिसिटी क्रिएट्स वेल्थ। अब मैं अगर आपसे क्योंकि देखिए सबको तो फास्ट मनी चाहिए, क्विक मनी चाहिए, आपने हालांकि मना किया कि क्विक मनी जैसा ऐसा कुछ है नहीं, स्टिल हमें तो चाहिए। अब अगर मैं वेल्थ क्रिएट करने का आपसे ज़्यादा बेहतर तरीका पूछूं तो आप उससे क्या कहते हैं? सेविंग बढ़ा देना चाहिए, या जो मैं पहले भी आपसे पूछ चुकी हूँ कि जो रिटर्न है वो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हमें रखनी चाहिए? वेल्थ क्रिएट करने का फास्टेस्ट तरीका इन दोनों में क्या है? देखिए, एक तो है कि पहले इन्वेस्टमेंट्स को अपने गोल या टाइम होराइजन से अलाइन करिए, ठीक है। दूसरा, एक बार वो अलाइन हो गया, आप रिटर्न ब्लाइंडली चेज मत करिए, आप टाइम होराइजन बढ़ाइए। आप कम रिटर्न में भी, देखिए आपको एक सिंपल बताऊँ, बहुत से लोग हमारे पहले ज़माने में पीपीएफ वगैरह में इन्वेस्ट करते थे, हाँ, स्मॉल सेविंग्स में करते थे, वो खुश थे। हाँ बिल्कुल, क्यों? हमसे ज़्यादा पीसफुली भी रहते थे, क्योंकि वो 15 साल तक रखते थे और वो कम रेट भी कंपाउंड होता था, उनका अच्छा बड़ा रिटर्न मिलता था। हाँ, सो इट इज़ नॉट द रिटर्न, इट इज द टाइम होराइजन दैट कंपाउंड्स। आप उस रिटर्न के लालच पे आप अपना बाकी जो पेशेंस, पीस ऑफ माइंड खो देंगे। तो रिटर्न इज़ गुड, आप लेकिन उसका रिटर्न्स का मैथ रैशनल समझिए, रिटर्न कैसे आएगा। ये देयर इज़ नो फ्री लंच। आप बहुत बिल्कुल सेफ खेलेंगे तो आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ट्रेजरी में रेपो रेट 6-7% ही मिलेगा, उससे आपका काम नहीं चलेगा। तो एक्स्ट्रा रिटर्न जैसे भी आता है, एक्स्ट्रा रिस्क से आता है। तो इट्स नॉट द रिटर्न, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये अंडरलाइंग रिस्क कहाँ है और उसको वो रिस्क मैं मैनेज कर पाऊंगा, वो वॉलेटिलिटी में मैनेज कर पाऊंगा या नहीं। अगर मैं मैनेज कर पाऊंगा वॉलेटिलिटी, बाय ऑल मीन्स आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं तो आपको थोड़ा कम एक्सपेक्टेशन और कम रिस्क वाले प्रोडक्ट में मैनेज करिए। आप अपने हिसाब से गाड़ी चलाइए, बाजार के हिसाब से नहीं। आपके हिसाब से मार्केट की गाड़ी अगले कुछ समय में कैसी चलती दिखाई दे रही है? ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे दो तरह के लोग हाल फिलहाल में दिखाई दे रहे हैं। एक वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि अगले 2 साल 3 साल मार्केट बहुत बढ़ने वाला तो नहीं है, क्रैश की भी संभावना है। मुझे ऐसे लोग भी मिले बात करते हुए जो ये कह रहे हैं कि अमेरिका छुपा रहा है, वहाँ तो मंदी की शुरुआत हो चुकी है। हमने शरद कोहली सर का पॉडकास्ट किया तो उन्होंने कहा यूरोप में तो मंदी दस्तक दे चुकी है। उन्होंने कहा अगर ऐसा होता है तो भारत पे भी थोड़ा इम्पैक्ट तो पड़ेगा इसका। फिर मुझे ऐसे लोग भी मिले जो सुहाने सपने भविष्य के हमें दिखा रहे हैं, ये कहते हुए कि अभी तो वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया है, और क्योंकि हम सपना देख रहे हैं 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का, तो भारत के तो डूबने की संभावना ही नहीं है। तो आपके नज़रिए से मैं समझना चाहती हूँ कि अगला कम से कम 2 साल 3 साल आप कहाँ जाते हुए देख पा रहे हैं? देखिए, स्टॉक मार्केट या किसी भी इन्वेस्टमेंट को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है। ओके, जैसे आप गाड़ी चला रही हैं, कोहरा है, तो आप क्या करेंगी? गाड़ी तेज चलाएंगी, कब स्लो चलाएंगी? स्लो चलाएंगी। हाँ, तो अभी थोड़ा कोहरा मैं तो निकलूंगी नहीं सर, इतने एक्सीडेंट कैसे सुन लिए। तो थोड़ा कोहरा है, हाँ, अब थोड़ा स्लो चलेंगी। तो कोहरा मतलब क्या आ गया कि देखिए ये अनसर्टेनिटीज़ जो है ना, ये अनसर्टेनिटीज़ रहेंगी, और जब जब ये अनसर्टेनिटीज़ रहेंगी आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा। जैसे जैसे अनसर्टेनिटीज़ ख़त्म होंगी तो आपको लगता है ये मार्केट इस लेवल में मिलेगा? नहीं मिलेगा, ठीक बात, ऊपर जाएगा। हाँ, और आपको क्या लगता है कि अनसर्टेनिटी परपेचुअली रहेगी, अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे किसी? इम्पॉसिबल। देखिए, कोविड से भी हम गुजरे हैं। हाँ, कंपनीज इंडिया में कोई किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड को कोई फेवर नहीं मिला कंपेयर टू बाहर कंपनी में, लेकिन इंडिया की जो एंटरप्रेन्योरशिप है ना, इतनी रिजिलियंट है कि वो कोविड और नो कोविड वो ग्रो कर रही है और वो ग्रो करेगी। शॉर्ट टर्म में मार्केट प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में 1-2 फैक्टर नहीं है, मल्टीपल फैक्टर प्ले करता है। अगर मान लें आपको कोई बोलते हैं कि मार्केट अच्छा करेगा, कल को वॉर इंटेंसिफाई हो गया मिडिल ईस्ट में या इंडिया पाकिस्तान वॉर, वहाँ पर मार्केट करेक्ट कर जाएगा।
राइट। तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर। तो शॉर्ट टर्म में आपको कभी मार्केट प्रिडिक्ट करनी ही नहीं चाहिए। नाउ लॉन्ग टर्म का आपको इंडिया में पर्सपेक्टिव ले कि क्या इंडिया ग्रो करेगा, क्या इंडिया के ग्रोथ में कुछ प्रॉब्लम है, इंडिया में फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम है? द आंसर इज नो। फंडामेंटली आज देखा जाए अमंग दी मेजर इकोनॉमी, आज इंडिया में अगर कहीं पैसा आएगा आने वाले टाइम में, इंडिया में आएगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट जो भी वैल्यूएशन तेज था, पिछले साल का जो लास्ट डेढ़ दो साल में जो करेक्शन आई है, थोड़ा सा सबड्यूड मार्केट रहा है, वैल्यूएशन अलाइन हो गया है। और इमर्जिंग मार्केट्स जो है बाकी अक्रॉस द वर्ल्ड रैली कर गया था। अगर आप लास्ट एक साल का डेटा देखेंगे ना, इंडिया इज द 20th रैंक इकोनॉमी, 20th ग्रोथ में 20th रैंक। तो बाकी मार्केट्स चल गया है। हाँ। अब इंडिया की बारी आएगी। अब वो बारी 6 महीने के बाद आएगी, साल भर की आएगी, 15 महीने के बाद बोलना मुश्किल है। लेकिन अगर आप टाइम कर सकते हैं, बाय ऑल मीन्स टाइम करिए। मैं नहीं कर सकता। ठीक है। तो मैं इन्वेस्टमेंट में बना रहूँगा। मैं रिपीट करता हूँ, ये डिसिप्लिन और हैबिट कंपाउंड करती है पैसा। आप बिहेवियरली भी टाइम नहीं कर सकते हैं, और मुश्किल टाइमिंग, बहुत मुश्किल है टाइमिंग करना। तो मैं कहता हूँ कि अभी अच्छा मौका है, आप निवेश करिए। फंडामेंटली इंडिया इज़ इन अ वेरी गुड स्टेज। मैक्रो बहुत स्ट्रॉन्ग है इंडिया का। आई मीन फंडामेंटली हमारा कंजम्पशन इकोनॉमी, डिपेंडेंसी बाहर में है नहीं। हम टैरिफ वगैरह की लड़ाई में बात कर रहे हैं, बल्कि इंडिया की एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी बहुत कम है। तो ओवरऑल फैक्टर्स को अगर आप कंसिडर करेंगे ना, इंडिया एक स्वीट स्पॉट पे है। तो आज के दिन में अगर मैं एज एन इन्वेस्टर देखता हूँ कि मैं इंडिया को डिस्काउंट करूँ, नहीं इन्वेस्ट करूँ, और इंडिया को इन्वेस्ट करूँ, मुझे लगता है कि इग्नोर करना इंडिया को इज़ अ बिगर रिस्क देन इन्वेस्टिंग। अच्छा। हाँ। सो यू मे हैव अ बैड वॉलेटाइल फेज और अ बम्पी राइड, जैसे ये बोलेंगे, बट लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप ये पीरियड मिस कर गए तो आप शायद वेल्थ क्रिएशन का अपॉर्चुनिटी मिस कर जाएंगे। वाओ, ये सुन के ही मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब अच्छा वाला गुड फील गुड जो होता है वो आ रहा है। ये लाइन जो आपने सबसे लास्ट में बोली है, मैं चाहती हूँ चलते चलते आप इसी को और डिस्क्राइब करें, क्योंकि बहुत से लोग ये मान रहे हैं कि हमने करेक्ट टाइम मिस कर दिया है। और आपने अभी ये कहा कि अगर ये टाइम मिस कर दिया है तो आगे दिक्कत है। तो मतलब वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि नहीं नहीं हमने तो मार्केट में घुसने का या गोल्ड में इन्वेस्ट करने का करेक्ट टाइम मिस कर दिया है, वो गलत है। अभी करेक्ट टाइम आने वाला है, ऐसा कुछ है? देखिए, आप देखिए स्टॉक मार्केट ना एक स्टेप फंक्शन में काम होता है। एक फेज चलता है, मार्केट फ्लैट रहता है, सडनली जंप रहता है। हाँ। फिर फ्लैट रहता है, फिर जंप रहता है। अब देखिए 2008 में जब क्राइसिस होने के पहले 2007 के एंड में मार्केट वॉज 21,000 सेंसेक्स। उस टाइम लोगों को लग रहा है कि यार मार्केट मिस कर गया। हाँ। ठीक है। अब उस पीक पे भी इन्वेस्ट किया होता तो आज मार्केट 4 गुना हो गया था। राइट। ठीक है। हाँ। कोविड के पहले मार्केट वाज एट पीक एट 40-41,000। उस टाइम लगा कि लोगों को यार बहुत मिस कर गया। उस टाइम निवेश कर दिया होता तो पैसा बन गया होता। ठीक है। उसके बाद मार्केट करेक्ट किया 26,000 सेंसेक्स, वापस 86,000। सो मैं ऐसे मौके हमेशा आएंगे। लेकिन आप हिस्ट्री को उठा के देखेंगे ना, आपको आने वाले 10 साल में अब फिर ये एक लो दिखेगा। तो मार्केट आप मिस नहीं कर रहे हैं। इंडिया अगर एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, हाँ। दिक्कत कब आएगी? जब इंडिया जापान के सिचुएशन में पहुंच जाएगी, एक मैच्योर्ड इकोनॉमी हो गई है, अब वहां से ग्रोथ करना मुश्किल है, तब थोड़ा सा आपको ये फियर आपके लिए वाजिब होगा। लेकिन दशकों हैं उसमें, तो अभी बहुत टाइम बाकी है। हाँ। ये स्टिल डेवलपिंग। हम जिस पीढ़ी को एडुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए तो अभी तो बहुत टाइम बाकी है। अभी रनवे बहुत बाकी है जी। तो उस टाइम के लिए आप पैसे इकट्ठे करिए ना। वाई पेसिमिज्म डजंट क्रिएट वेल्थ। हाँ, शानदार। तो देर नहीं हुई है, ये आप समझ लीजिए। और उदाहरण तो एनीवेज आपने बहुत शानदार दिया कि तब जो हम सोच रहे थे कि ये तो पीक आ चुका है, तब पीक पे भी अगर कर दिया होता तो आज कितने फायदे में होते। तो ये आप अभी के लिए सोच रहे हैं कि पीक हो चुका है, मार्केट पीक टच करके थोड़ा सा नीचे आया हुआ है, पर ये पीक नहीं है। अगले 10 साल 15 साल बाद जब हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो ये पीक नहीं होगा। बहुत शानदार, मुझे समझ आ गया सर। आई एम श्योर मेरे व्यूअर्स को भी समझ जरूर आया होगा।
चलते चलते मैं व्यूअर से ये रिक्वेस्ट करूं कि आप कोई भी सवाल सर से पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप सवाल अपने लिखिए, पूछिए। दोबारा जब भी हमारी मुलाकात होगी सर, उन सवालों का हम जवाब देंगे। बिल्कुल। तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कोई राय भी आपकी अगर है तो आप दे सकते हैं, कोई बात आपको पसंद आई है तो वो भी आप बता सकते हैं। शेयर कीजिए ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्ञान मिल सके। मुझे तो थंब रूल यही आज पता चला है कि पहला तो ये देर नहीं हुई है, और दूसरा 12% से ज्यादा एक्सपेक्ट आपको नहीं करना है। तीसरा, जब सर बिटकॉइन की तरफ नहीं जा रहे हैं और क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो मुझे तो नहीं करना है, आपको अगर करना है तो वो आप देख लो, कमेंट में हमें जरूर बताओ। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम भी दिया और इतनी ज्ञान भरी बातें हमें बताई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू शालिनी।